स्टूडेंट्स, सो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जर्मनी। सो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद में जो नेशनलिज़म यूरोप थी वो एक एसोसिएशन डेमोक्रेसी में आ गया था और रेवोल्यूशन में तब्दील होने लगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इनके प्रोसेस से कि जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हुआ नेशन स्टेट में। Nationalist feeling were widespread among middle class Germans. So nationalist feelings थी जो middle class Germans में वो मतलब कि बढ़ती गई, widespread होता गया उनका। And the liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by large landowners of Persia. So जो liberal nation building लिबरल इनिशिएटिव थे, नेशनल बिल्डिंग को कंबाइन करा फोर्स को, मोनार्की और मिलिट्री को, एंड लार्ज लैंड ओनर्स को सपोर्ट किया प्रशिया के। क्लियर? प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। सो इस मूवमेंट की लीडरशिप किसने ली थी? पर्शिया ने। हु टुक द लीडरशिप ऑफ पर्शिया द यूनिफिकेशन? पर्शिया। 3 wars overseen years with Austrian, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. So 3 युद्ध लड़े गए, 3 ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। सो ये याद रखना है कि युद्ध हुए थे ADF, ए से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। सो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो ADF करके याद रख लीजिए, ठीक है। और इसमें प्रशिया की ही जीत हुई थी एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेशन ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। सो जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो पर्शियन स्टेट पावर को डोमिनेट करता था। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम इन यूरोप। और जो न्यू स्टेट बनी थी उसमें न्यू करेंसी आई, मॉडर्न हुई, बैंकिंग हुई, लीगल और जुडिशरी सिस्टम इम्प्रूव हुआ जर्मनी में। सो इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, बट आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट वन थिंग। सो क्वेश्चन आ सकते हैं, हु मेक द मतलब कि हु डू द यूनिफिकेशन ऑफ हु, मतलब ये तो हमें पता चलेगा कि पर्शिया ने किया था, बट उस टाइम पर्शिया का राजा कौन था? तो वो था ओटो वन बिस्मार्क। आई विल राइट हेयर ओटो वन बिस्मार्क। सो उस टाइम पर्शिया का राजा था एंड इसको इटली की जर्मनी की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। सो क्लियर? सो नेक्स्ट वन। अब ये समझ आ गया इतना, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट आ गया इटली यूनिफाइड। अब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे कि इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी के जैसे ही इटली की भी एक लॉन्ग पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, मतलब कि राजनीतिक एक मतलब कि बहुत लंबी हिस्ट्री है। क्लियर? सो Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. So जो इटली थे उसकी मतलब कि वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। इसमें लिखा है ना, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ठीक है, जो कि डायनेस्टिक स्टेट्स मानी जाती थी। और ये हैब्सबर्ग एम्पायर था। So it was divided into 7 states. Italian language had not acquired one common form, still had many religion. So जो इटालियन लैंग्वेज थी उसको मेन नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, ना ही कोई इटालियन का लोकल वेरिएशंस होती थी। सो
अब ये मेन बंदा आ गया गिसिपी मजीनी, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं हम, और इसका शॉर्ट नोट भी किया है हमने। सो गिसिपी मजीनी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहा है। गिसिपी मजीनी हैड sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. सो गिसिपी मजीनी ने कहा कि एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जिससे इटली रिपब्लिक हो जाए। क्लियर। सो उसने हम पढ़ के आए हैं, यंग इटली बनाई थी, है ना, यंग इटली फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ हिज गोल्स। सो यंग इटली बनाई थी कि उसके गोल्स हैं जो वो पूरे हो सके। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 mean that the mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king. So 1831 एंड 1848 तक ये हुआ चला। सो सदानिया पीडमोंट के अंदर रूलर आ गया। इसके अंडर रूलर कौन था? विक्टर इमैनुअल टू। सो इसने इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई किया वार की ज़रा। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। सो इटली ने उनको क्या पॉलिटिकल डोमिनेंस दी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दी। Italy was neither a revolutionary nor a democrat. Italian population, among whom rates of illiteracy were high, remained blissfully unaware of liberal nationalism ideology. So इटली भी यूनिफाई हो गया। सो इटली यूनिफाई कब हुआ ये इनको मेंशन नहीं किया हुआ हालांकि, बट आई विल टेल यू। 1861 में इटली यूनिफाई हुआ है। एंड रही बात जर्मनी की, वो 1871 में हुआ है। हालांकि हमें जर्मनी पहले दिया हुआ है और इटली बाद में, मतलब कि ये जर्मनी पहले हुआ था, जर्मनी बाद में, एंड इटली पहले हुआ था। सो क्लियर इतनी बात मेरी? क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ये ना, हम इसमें भी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ही है। द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज अ ग्रेट ब्रिटेन। सो एक नेशन का मॉडल या नेशन स्टेट का कोई स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया था कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए इट वाज रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। सो ये जो इसका नतीजा क्या निकला? लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस, बहुत ही लंबा, मतलब कि अंतराल में हुआ। नेक्स्ट, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियोरियर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक यहाँ पर कोई भी नो ब्रिटिश नेशन प्रियोरियर नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मेंट इन इफेक्ट द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। सो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या कहता था कि दैट इंग्लैंड स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स की डोमिनेंट थी। आयरलैंड वॉज फोर्सिबल इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया गया फोर्सली। ब्रिटिश फ्लैग बना, नेशनल एंथम गाए गए, इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड and the older nations survived only subordinate parts of the union. So ब्रिटिश फ्लैग बना, नेशनल एंथम गाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा माना गया, एंड जो पहले के थे उनको थोड़ा पार्ट दिया गया यूनियन में। क्लियर। सो अब आगे बात विजुलाइजिंग द नेशन, विजुलाइज करना नेशन को। क्लियर। सो सिंपल है, इसमें भी कोई वो नहीं है। While it was easy to represent a ruler through a portrait or a statue, एक रूलर को हम पोर्ट्रेट या स्टैचू से प्रेजेंट करना आसान होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अलग वर्ड्स में कहें तो ये रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। कंट्री को वो एक पर्सन जैसे मतलब कि शो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। नेशन को फीमेल फिगर्स में पोर्ट्रेट किया जाता था। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ नेशन। तो फीमेल फिगर क्या बन गई? नेशन की एलिगरी बन गई।
Clear. Christian Mariani, a popular Christian name which underline the idea of people's nation. So इसमें कुछ चीज़ें मेंशंस भी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो जर्मन की वो थी, उसको जर्मन की जो एलिगरी थी उसको जर्मेनिया कहते थे, एंड जो फ्रांस की एलिगरी थी उसको क्रिस्टन मरियनिया कहते थे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये क्या कहती थी, ये हीरोइज़म के लिए स्टैंड करती थी कि हीरो एक हीरोइज़म होती थी। क्लियर। सो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद हो गया, एंड इम्पीरियलिज्म क्या हुआ भाई? इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। डू यू नो अबाउट समाजवाद क्या होता है? ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद। वाद का मतलब कि कोई झगड़ा वगैरह होता है ना, जैसे। क्लियर। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal. So 19th century की मतलब हाफ में तो नेशनलिज्म की भावना ख़त्म हो रही थी, एंड सा होने लगा था इन चीज़ों का। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, सो राष्ट्रवाद की जो बहुत ही टेंशन वाली जगह थी वो थी 1817 के बाद में। तो ये बात करी जा रही है द बल्कान रीजन की। क्लियर। द बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस। जो है मैं यहाँ पर मतलब कि बहुत टाइप का मौसम वगैरह होता है, एंड एथनिक वेरिएशन, बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। One by one, its European subject nation broke up from its control and declared independence. So ये यूरोप से अलग होकर इसने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। बल्कान एरिया बिकेम एन एरा ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। सो एक जगह बन गई जहाँ पर बहुत ही कन्फ्लिक्ट होने लगे। द बल्कान स्टेट वर जेलस ऑफ ईच अदर। सब जो बल्कान्स में स्टेट्स थी वो एक दूसरे से जलते थे, ईच होप टू गेन, कि मुझे एक टेरिटरी मिल जाए और मुझे एक और टेरिटरी मिल जाए। सो लालच आ गया था लोगों में, ठीक है। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। सो जो आइडिया निकल कर आया सोसाइटीज़ का, नेशन स्टेट्स का, वो था नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, यूनिवर्सल मतलब कि पूरी दुनिया में। क्लियर। मतलब कि यूनिवर्सल पूरी दुनिया में। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं बस। सो ये डन है हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, बाय। सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स।